जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में समान हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का। मैंने सामान्यतः यह देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और जो नहीं भी कर रहे होते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ यूपीपीसीएस की ही तैयारी में लगे होते हैं। वे मेंस एग्जाम के जीएस पेपर के जो 6 पेपर हैं उन पर तो अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, अपनी एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी को इग्नोर करके चलते हैं कि इसको बाद में देखेंगे। खैर कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन जब आप प्री एग्जाम को पास करते हैं और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो उस टाइम पे आप सामान्य हिंदी को आपने सिर्फ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पाठ्यक्रम में आप अभी शून्य की स्थिति में हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि आप आसपास के माहौल को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने समान हिंदी को कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस को लगभग मेंस के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है आप, और वो रिवीजन करके अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं और उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर में जाने लगते हैं कि आप अभी समान हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़े, उसको पढ़ना है, फिर टेस्ट भी देने हैं, टेस्ट के लिए रिवीजन भी पहले करना है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप तनाव लेते हैं और जो मेंस परीक्षा आपकी है, मुख्य परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि समान हिंदी जो 150 नंबर का है, इसमें आप 115 प्लस नंबर इजिली टारगेट कर सकते हैं। वहीं जीएस पेपर की मैं बात करूं, वहां 200 में से आप 115 से 120 के बीच में नंबर लाने में मतलब एड़ी और चोटी का आप जो लगाते हैं तब जाकर 115 120 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ छोटी से सिलेबस को कवर करने के बाद आप 115 प्लस नंबर टारगेट बहुत ही सरलता के साथ कर पाते हैं। अब दिक्कत इस बात की आती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकों को, हरदेव बहारी हो गई, आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो गई, उनको लेते हैं, स्वयं से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन दिक्कतें आती हैं। फिर यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब को भी खोजते हैं कि कोई भी शायद वीडियो का लेक्चर कहीं पे मिल जाए, मिलता भी तो आधा अधूरा मिल जाता है, या पूरी तैयारी उनकी वहां पर भी नहीं हो पाती। लेकिन ये जो आप अभी जिस चैनल से जुड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं इस समान हिंदी को तो सबसे पहले कंप्लीट करवाऊंगा। पीडीएफ फ्री रहेगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री रहेगा पीडीएफ पूरी तरीके से, और लेक्चर भी फ्री रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं समान हिंदी को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप लोग जुड़िए, बस इतना करिए कि आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कमेंट तो जरूर करिए, लाइक भी करिए। कमेंट ही हमें प्रेरित करता है, मुझे प्रेरित करता है, हमारी टीम को भी प्रेरित करता है काम करने के लिए। तो प्लीज कमेंट आप लोग जरूर करिए और अच्छा बुरा जो करना है वो करिए, ताकि आपके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं आगे अच्छा करने के लिए। तो प्लीज ये जरूर करिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ समान हिंदी। समान हिंदी पढ़ाने से पहले एक बार हम पाठ्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम किसी भी चीज को करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी मतलब टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को देख लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी सरल हो जाती हैं। तो मैं भी सिलेबस को दिखाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन हर बार बनते हैं उस पर मैं संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त उस पर मैं चर्चा करते हुए फिर टॉपिक पे आ जाऊंगा। टॉपिक आज के इस लेक्चर का जो होने वाला है वो पत्र लेखन होगा। सबसे पहले मैं पत्र लेखन को ही पढ़ाऊंगा। पत्र लेखन हर बार 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पत्र लेखन से रहते हैं, 10-10 नंबर के, 20 नंबर के पत्र लेखन से आता है। तो सबसे पहले पत्र लेखन को कंप्लीट करेंगे। बहुत आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं 2018 से लेकर के 2024 तक, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। राइट, तो बहुत ही कम समय आपको देना होगा और पूरी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी होने वाली है। तो चलिए एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम 150 नंबर का, टाइम कितना, 3 घंटे। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। दूसरा है संक्षेपण। तीसरा है पत्र लेखन। चौथा है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक् शुद्धि और मुहावरे। 5वां टॉपिक मुहावरा। जो पहला टॉपिक है वहां पर आप देखेंगे पहले टॉपिक से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस में क्या होता है, जो पहला मतलब
टॉपिक जो फर्स्ट है, पहला जो है ये दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। आपको एक गद्य दिया जाएगा, उस गद्य को पढ़ना होगा। उस गद्य को पढ़ने के बाद उसके बेस पे 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 प्रश्न होंगे। उन तीनों प्रश्नों का जो आंसर देना होता है ऊपर दिए गए गद्य को आधार बना करके ही देना होता है। जो पहला प्रश्न होता है उसमें कहता है कि गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। कितने लिखना होता है, 5 नंबर मिलते हैं। कितने शब्दों में होना चाहिए वो सब जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो सब बात करूंगा। गद्यांश आधारित एक प्रश्न होता है, वो लिखना होता है, 5 नंबर मिलते हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है, वो करने पे आपको 20 नंबर मिलते हैं। 30 नंबर ये टॉपिक से मिलता है। जो दूसरा टॉपिक है वो है संक्षेपण। संक्षेपण में भी एक गद्य आपको दिया जाएगा, उसमें उसके बेस पे 3 क्वेश्चन होंगे। इन सबको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सीधा मत सोचा करिए कि हमें टॉपिक पढ़ाइए, नहीं। कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा भी कैसे जाता है। हर बार पेपर में पूछने का ट्रेंड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी कंठस्थ होना चाहिए आपको। तो जो दूसरा टॉपिक है वहां से भी एक गद्य दिया जाता है। उस गद्य के आधार पर 3 प्रश्न होते हैं। जो पहला प्रश्न होता है वहां पर पहले प्रश्न में पूछता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। जो आप गद्यांश पढ़ करके उचित शीर्षक लिखते हैं और 5 नंबर अर्जित करते हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न का जवाब देते हैं, 5 नंबर मिलता है। और गद्यांश का संक्षेपण करते हैं तो 20 नंबर मिलता है। तो 30 नंबर ये देखिए, और 30 नंबर ये पहला टॉपिक। 60 नंबर आप 150 में देखें, 2 टॉपिक को कंप्लीट करके आप 60 नंबर यहाँ पर ला रहे हैं। 60 नंबर की आपकी तैयारी पूरी हो रही है। फिर मैं पत्र लेखन की बात कर रहा हूँ। जो तीसरा टॉपिक है वो पत्र लेखन है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 10-10 नंबर के। तो मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर, तो 20 नंबर। तो 30, 30, 60, 20, 80 नंबर 3 टॉपिक पढ़ करके आप पाते हैं। इन टॉपिकों को थोड़ा रटना और पढ़ना पड़ता है। टॉपिक नंबर 4 मतलब इसमें क्या आएगा, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, ये सब चीजें। तो देखा जाए तो उपसर्ग एवं प्रत्यय से 10 क्वेश्चंस बनते हैं, 5 उपसर्ग 5 प्रत्यय 10 नंबर के। विलोम शब्द से 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। वाक्य को शुद्ध करने के लिए 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। वर्तनी शुद्धि 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। ठीक है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सब क्या होता है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, 5 क्वेश्चंस 10 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। टॉपिक नंबर 5 मतलब 5वां जो टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां। ये क्या होता है कि यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 10 दिए 30 नंबर ये। ठीक है। 40, 30, 70, 60 ऊपर आपने ऐड किया ही था कितना हो गया, 60 और 40, नहीं सॉरी 30, 30, 60 और ये 20, 80, 80 और 70 आपका हो गया 150। ठीक है। चलिए चलते हैं पत्र लेखन पे। ओके, देखिए पत्र लेखन में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालयादेश, अधिसूचना, परिपत्र। ध्यान रखिएगा, तार लेखन से अब प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है तो ये बस संक्षेप में सिर्फ तार लेखन को देखेंगे। नहीं तो हमें सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, कार्यालय और एक अधिसूचना, इन 5 जो पत्र लेखन के अंतर्गत ये जो 5 एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो सब टॉपिक हैं ये हैं, इन पर मैं बात करूंगा। ठीक है। अब मैं पत्र लेखन पे चलूं, इससे पहले आपको बता दूं कि पत्र लेखन में क्या होता है कि कई बार कहता है कि प्रारूप तैयार करिए, सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करिए, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करिए, परिपत्र का प्रारूप तैयार करिए। और कभी कभी कह देता है कि कोई विषय दे देता है कि भाई ये विषय है, इस विषय पर सरकारी पत्र लिखिए, इस विषय पर अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, इस विषय पर आप परिपत्र लिखिए, इस विषय पर आप एक अधिसूचना तैयार करिए। तो इन दोनों कंडीशन में जो आंसर लिखा जाता है उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। तो क्या होगी मैं सब बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं कि पत्र लेखन ऐसा है कि आपने जीएस पेपर, जो 4 पेपर जीएस के हैं या 4 नहीं 3 भी पेपर आपने अच्छे से पढ़ा है, कुल मिलाकर के आपकी समझ समाज पर अच्छी, समाज के संदर्भ में अच्छी है और भाषा आपकी परिष्कृत है, आप अच्छी भाषा बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा, आपका निष्पादन, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है इस पत्र लेखन में। तो मैं यहाँ पर दिखाऊं 2018 में 2 प्रश्न पूछे गए थे।
अधिसूचना पे पूछा गया था और दूसरा प्रश्न अर्ध सरकारी पर था। 2019 में परिपत्र पर पूछा गया है और कार्यालय आदेश पर पूछा गया है। 2020 में कार्यालय आदेश पर पूछा गया है, फिर इसके बाद सरकारी पत्र पर पूछा गया है। इसी तरीके से 2021, 22, 23 और 24 यहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा होने वाला है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश को समझिएगा, ठीक है। 5 टॉपिक मैंने आपको बोला है कि पत्र लेखन में मैं ये 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा, सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। तार लेखन पर मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत ही 5 मिनट में खत्म करेंगे तार लेखन को। तो कार्यालय आदेश पहले देखते हैं। देखिए, कार्यालय आदेश में या आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है, इसके माध्यम से किसी कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों कर्मचारियों को पत्र निर्गत करके कार्यालय के अनुशासन व कर्मचारियों की सेवा शर्तें, मतलब इसमें होता क्या है, अनुशासन, अनुशासन की बात होती है, कर्मचारियों की सेवा शर्तें कि जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, नए पदों की स्वीकृति, हस्तांतरण, ट्रांसफर, कार्यों का बंटवारा, अवकाश की स्वीकृति, चेतावनी आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जो कार्यालय आदेश होता है, ये एक ही विभाग के अंतर्गत जारी होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, कैसे अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। मतलब कार्यालय आदेश में एक ही विभाग के अंतर्गत इन चीजों पत्र को निर्गत किया जाता है। सर्वोच्च अधिकारी से जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो अपने जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके लिए ये पत्र निर्गत किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कार्यालय आदेश में ऐसा होता है कि एक जो बड़ा अधिकारी होता है, सीनियर जो अधिकारी होता है, वो पत्र तो निर्गत करता है, लेकिन वो उसके द्वारा नहीं होता। मतलब वहां पर जो भाषा शैली प्रयोग की जाती है वो ये होती है कि वो अधिकारी नहीं कह रहा है, ये किसी विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो आदेश हुआ है उस आदेश को मैं पालन करते हुए आपको ये आदेश कर रहा हूँ कि आज से या अभी से जो उस पत्र में जो चीजें लिखी हुई होंगी उसका आपको अनुपालन करना है। जैसे मैं विशेषताओं की बात करूं तो विशेषताओं में पहला पॉइंट है, यह सदैव उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होती है। और गंतव्य का मतलब होता है कि जहां इसको जाना है, गंतव्य इसका अधीनस्थ प्राधिकारी कर्मचारी तक होता है, ठीक है। बहुत कम कंटेंट है। यदि मैं कार्यालय आदेश की बात करूं तो बस यहाँ के बाद मैं प्रारूप सिखाऊंगा, ये देखिए यहीं तक है, एक ही पेज में है, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप भरमार इकट्ठा कर रहे हैं तो आप अपने ही चीजों को, अपने पास कंटेंट को बढ़ा रहे हैं और अनावश्यक प्रेशर लेकर के आप अपनी तैयारी को गलत दिशा में ले जाएंगे। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ इतना ही पर्याप्त है। इसके पहले भी मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ और उन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद वही कंटेंट है मेरे यहाँ पर अभी भी लिखे हुए। इन्हीं कंटेंटों से आज के भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी हाल ही में 2024 का जो पेपर हुआ उसमें जो पत्र लेखन से प्रश्न पूछे गए थे, मैंने इसके पहले जहां पर पढ़ाया है उन अभ्यर्थियों ने मेरे इन्हीं जो लिखे गए कंटेंट हैं इनको अच्छे से पढ़ा होगा, किया होगा, तो उन्होंने इस प्रश्न को, पत्र लेखन से जुड़े सभी प्रश्नों को उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। ये मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूँ। पढ़ाने के बाद 2025 का होने वाला मेंस एग्जाम आप सीरियस होकर के इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, तो यहाँ से भी आपका काम क्या होगा कि काम बनेगा, मतलब अच्छे नंबर आपको यहाँ से आने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है विशेषताओं में यही है कि ये सदैव उच्च अधिकारी के कार्यालय से निर्गत होती हैं और गंतव्य इनका अधीनस्थ प्राधिकारी कर्मचारी तक होता है। दूसरा, आदेशात्मक इसका प्रधान गुण है, मतलब आदेशात्मक जो इसमें भाषा होती है वो आदेश वाली होती है कि ऐसा आदेश दिया जा रहा है, ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कहोगे नहीं करेंगे। ये आदेश है, सर्वोच्च या जो सीनियर अधिकारी हैं उनका आदेश है, उसका पालन करना होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग तो अच्छे से आपको ये मालूम होगा ना, इस पेपर के नंबर आपके मेरिट में जुड़ते हैं, ठीक है, मेरिट में जुड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चाहे हिंदी मीडियम का कोई हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सभी को ये पेपर देना भी होता है।
तो आदेशात्मक इसका प्रधान गुण होता है। ऐसे में इसका उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है एवं संचालन सदैव एक आयामी होता है। संचालन सदैव मतलब आप इसका उल्लंघन करेंगे तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया है, इस पर आपका पर कोई कार्यवाही की जा सकती है। एवं संचालन सदैव एक आयामी होता है। संचालन सदैव एक आयामी होता है, आप समझ सकते हैं कि जब इसको जारी करने का आदेश सिर्फ सर्वोच्च अधिकारी को होता है तो जो उसके नीचे के अधिकारी हैं वो थोड़ी ना जारी कर पाएंगे, मतलब सिर्फ एक आयामी है। सर्वोच्च अधिकारी से जो नीचे के कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास ही जाएगा, जो जूनियर अधिकारी हैं वो सीनियर अधिकारी को नहीं जारी कर सकते। तो इस तरीके से ये सदैव एक आयामी होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र संबंधित कार्यालय तक ही सीमित होता है, मतलब एक ही विभाग के अंतर्गत ये जारी होते हैं। इसकी विषय वस्तु कार्यालय के अनुशासन एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित होती है। इसमें संबोधन या समापन सूचक शब्द का अभाव होता है। संबोधन का मतलब जैसे प्रिय, श्रीमान, प्रिय महोदय, ऐसा नहीं, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर जब जूनियर ऑफिसर को लिख रहा है तो मुश्किल है कि वो यहाँ पर अभी उसको सम्मान देगा, क्योंकि ये कार्यालय आदेश है और यहाँ पर उसको प्रिय, श्रीमान, प्रिय महोदय ये सब नहीं, सीधा आदेश देगा कि भाई ये करना है आपको। समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता कि सादर, आपका विश्वासी, ये सब चीजें नहीं, आपका विश्वासी विश्वासी नहीं, ठीक है। भाव को समझ रहे हैं ना। आदेश जब किसी को आप देंगे तो आप थोड़ी ना कहेंगे कि प्रिय सखा या प्रिय कर्मचारी या प्रिय अमित जी आप इस काम को करिए। जब आप थोड़ा प्रेम की भाषा बोलेंगे, संबोधन करेंगे, हो सकता है वो काम आपका ना हो, उसको हल्के में लिया जाए। तो एक मतलब उन सब चीजों को लेकर के इसमें संबोधन और समापन सूचक जैसे शब्दों का अभाव होता है। या औपचारिक राजभाषा, मतलब औपचारिक राजभाषा का मतलब शुद्ध परिष्कृत जो एक मानक हिंदी है, एक जो है उस राजभाषा में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली का मतलब होता है कि ये जो सीनियर अधिकारी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो ऐसी भाषा में लिखेगा कि उस भाषा को पढ़ने के बाद ये नहीं लगेगा कि वो अधिकारी इस पत्र को या इस आदेश को जारी कर रहे हैं, नहीं, उसे किसी के निर्देश पर लिखने का निर्देश पे वो लिख रहा है। सरकार की भाषा आपको दिखेगी कि उसमें सरकार के आदेश या किसी गृह विभाग, शिक्षा विभाग की ओर से ये चीजें जारी हो रही हैं। किसी जो सर्वोच्च अधिकारी है वो नहीं आदेश कर रहा है कि मैं आपको आदेश देता हूं कि कल से आपका ट्रांसफर उस जिले में हो जाएगा, वो उस विभाग में हो जाएगा, या विभाग के अंतर्गत इस कार्यालय में हो जाएगा, उप विभाग में हो जाएगा, नहीं। वहां पर जो भाषा होगी वैसे होगी, मैं नहीं, ये मतलब कि अभी मैं आपको प्रारूप पढ़ करके दिखाऊंगा, वहां पर इस चीज को मैं इंगित करूंगा कि अनपुरुष शैली में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। महत्व की बात करें तो इसका महत्व ये है कि अभिलेख के रूप में इसे संरक्षित किया जाता है। कार्यालय के स्तर पर सूचना संप्रेषण का द्रुत माध्यम है। यह कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन में उपयोगी होता है। कुछ इसके महत्व हैं। अन्य कुछ पॉइंट हैं वो देख लीजिए। सर्वप्रथम पत्रांक संख्या लिखा जाता है। पत्रांक संख्या मतलब इस तरीके से सर्वप्रथम पत्रांक संख्या लिखा जाता है। उसके नीचे कार्यालय का पता होता है, जैसे कार्यालय का पता है गृह विभाग, ठीक है। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम और पद लिखना जरूरी होता है कि भाई आदेश देने वाले अधिकारी का नाम लिख दिया जाता है। हालांकि आप ये समझ सकते हैं कि अधिकारी का नाम इसलिए भी होता है ना कि वो सरकार की भाषा या गृह विभाग से जारी हो रहा है, लेकिन उस पर सर्वोच्च अधिकारी के साइन होते हैं कि भाई ये प्रमाणित हो, नहीं तो लगेगा ही नहीं कि ये प्रमाणित है। मतलब ये प्रमाणित साइन सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि हाँ ये बात सत्य है कि ये आदेश दिया जा रहा है, वो प्रमाणित कर रहा है बस वो अधिकारी। बाकी क्या भाषा सरकार गृह विभाग या जो भी विभाग होगा उसकी होगी। अभिवादन नहीं होता। वही नीचे बाईं ओर सभी का नाम व पद जिसको आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। जैसे जब आदेश पारित होता है तो ये भी जरूरी होता है कि आदेश जब एक सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा किसी उप विभाग या कार्यालय के अंतर्गत ही भेजा जाता है, जिसको भेजा जा रहा है, साथ ही साथ उस आदेश की जानकारी और किसको किसको होनी चाहिए और आवश्यक कौन लोग हैं जिनको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए इसकी प्रतिलिपि और अन्य लोगों को भेजी जाती है, जिनका जो पता होता है वो सभी बाईं ओर सभी का नाम और पद जिसको आदेश की प्रतिलिपियां जाती हैं वो चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। कि
ये जानकारी, इस आदेश की जानकारी इन लोगों को भी है। अब मैं बात करूं तो कार्यालय आदेश 2019 के पेपर में पूछा गया है। मैं 2019 का पेपर आपको दिखाऊं तो 2019 के पेपर में पूछा गया है कि कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए, बस इतना पूछेगा, परिचय दीजिए। ठीक है, कभी कभी कह देगा कि कार्यालय आदेश या अधिसूचना का परिचय दीजिए और दोनों के महत्व के बारे में लिखिए, ऐसे पूछ लेगा। या कह देगा कि कार्यालय आदेश और अधिसूचना का परिचय दीजिए और दोनों का प्रारूप तैयार करिए। कोई विषय नहीं देगा। विषय का मतलब आप समझिए ना, मैं विषय की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के हस्तांतरण संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करिए, कीजिए। यहाँ पर एक विषय दे दिया गया, ट्रांसफर से संबंधित एक विषय दे दिया गया, लेकिन कभी कभी विषय नहीं दिया जाता, सिर्फ कहा जाता है कि प्रारूप तैयार करिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए, अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा एवं सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। अब अलग अलग प्रारूप, यहाँ पर कोई विषय नहीं दिया गया है, ट्रांसफर से रिलेटेड संबंधित या कोई कोविड-19 से संबंधित कोई जो एक प्रकोप फैला उस पर पंचायत जो है, पंचायत जो मुखिया है वो जिलाधिकारी को पत्र लिखे, कोई विषय नहीं दिया गया। तो कभी कभी विषय नहीं भी दिया जाता, तो उस स्थिति में कैसे लिखना वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 2019 के पेपर में दूसरा प्रश्न देखें कि कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए, तो परिचय अब आप दे देंगे। मैक्सिमम आप 25 से 30 शब्द, 30 से 35 शब्दों में आप एक परिचय दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के हस्तांतरण संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है। तो चलिए मैं एक दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए, कार्यालय आदेश का नमूना, सबसे पहले आपको बीचों बीच ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मेरी स्पीड कम होगी तो आप लोग जो वीडियो चल रहा होगा 1 पॉइंट पे चल रहा होगा, स्पीड उसकी 1 पॉइंट होगी। मान्यता यूट्यूब 1 पॉइंट ही रखता है, आप उसे 1.5 कर लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं फटाफट बोलते जाऊंगा, वीडियो स्पीड में चलेगा, आपका समय नहीं खराब होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो ध्यान देना होता है ये होता है कि प्रारूप, यदि आप प्रारूप गलत बना देंगे कि मैं कहीं पर भी पत्रांक संख्या लिख दूंगा, कहीं से भी शुरू कर दूंगा, तो आपके नंबर कटेंगे, वहां पे तो नंबर माइनस हो जाते हैं। यही सब ध्यान देना होता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले पत्रांक संख्या कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, इसके लिए तनाव मत लीजिए, एक कोई डेट ही डाल दीजिए, 25/12/2024 25 ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद अभी आपने पढ़ा था कि आपको रट लेना होगा इस चीज को कि पत्रांक संख्या के बाद कार्यालय का पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग, क्यों मैंने गृह विभाग लिखा, आप 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो यहाँ पर क्या है, 2019 के गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी होगा, जिसकी ओर से जारी हो रहा है, पत्रांक संख्या के बाद उस विभाग का नीचे पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग। ठीक है, अब आगे आइए, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के बाद एक कॉमा बढ़िया लगाइए, फिर गृह विभाग लिखिए, फिर इसके बाद लखनऊ स्थान का नाम हो गया, फिर कॉमा लगाइए, फिर दिनांक लिखिए, कोई भी डेट डाल दीजिए, 10 दिसंबर, फिर कॉमा 2024। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप 10 के बाद ऐसे मत लिखिएगा 10 दिसंबर 2024, मतलब आप कॉमा यहाँ नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। मतलब लिखने का जो होना चाहिए, वो जो तरीका, आप सबसे पहले जो ये डिजिट में ये डेट डालेंगे, फिर जो मंथ नेम है उसको हिंदी में बढ़िया ऐसे दिसंबर लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर 4 डिजिट में इस पूरे वर्ष को लिखेंगे। ठीक है, कॉमा जरूर लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 10 दिसंबर, 2024 आपने इस तरीके से लिखा, फिर कार्यालय आदेश बढ़िया एक हेडिंग डाल दी, फिर इसके बाद एक लाइन का गैप आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद शुरू के इतने कम से कम 10% स्थानों को छोड़ देना है भाई साहब, छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप लिखें एतद द्वारा सूचित किया जाता है, एतद, ध्यान रखिएगा, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि तात्कालिक प्रभाव से जन कार्य हित में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के श्री का ख ग जन सूचना अधिकारी को गृह विभाग प्रयागराज कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप विषय को बढ़ा लीजिएगा। समानता 3 लाइन मैक्सिमम, जैसे मैंने 2 लाइन के बाद तुरंत पैरा चेंज किया है, और यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन जब आप
पैरा चेंज करते हैं ना तो दूसरी बार, तो आपको 2 लिखना जरूरी होता है। मतलब यहाँ पर अपने आप एक 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लेकिन लिखेंगे नहीं आप, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, वो मतलब एग्जामिनर समझते रहता है। पत्र लेखन में यही प्रारूप चलता है। आप यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे ही पहला चेंज करेंगे आप 2 लिखेंगे, 2 संख्या डालेंगे, ठीक है। और ऐसे में भी 2 लाइन के बाद, कम से कम 3 लाइन के बाद पैरा चेंज कर देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके पास कंटेंट कम हो लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कि जन सूचना अधिकारी को गृह विभाग प्रयागराज कार्यालय में हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो जन सूचना अधिकारी हैं उनकी कार्य की लगन, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि आपका जो ट्रांसफर है वो प्रयागराज कार्यालय में किया जा रहा है, जहां पर बढ़ते हुए जो मतलब कि जो नागरिकों की जरूरतें हैं, जो नागरिकों की आवश्यकताएं हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ पर विषय वस्तु को और बढ़ा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो सोच करके यहाँ पर लिख सकें वो बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने जो दूसरे में लिखा वो लिखा है कि श्री क ख ग जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र पद ग्रहण कर इसकी सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएं। अब इसके बाद हस्ताक्षर हो गया आबासा सचिव का, मतलब हाँ भाई ये प्रमाणित है कि ये गृह विभाग की ओर से जारी हुआ है, और प्रमाणित कौन कर रहा है, सचिव कर रहा है अपनी साइन करके, कि ये प्रमाणित, इसका पालन होना चाहिए। फिर इसके बाद पत्रांक संख्या फिर से वही ऊपर वाली डाली गई। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित गृह विभाग प्रयागराज को भेजी गई, कि भाई प्रयागराज गृह विभाग जान ले कि किया जा रहा है। श्री का खागा को लिख दिया गया है कि इसको, इनको भी, हालांकि इन्हीं को ही ये आदेश है, फिर भी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो जो भी जरूरी आपको लगेंगे उनका, उनके विभाग और पते का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर इसके बाद हस्ताक्षर और सचिव, वही सेम साइन यहाँ पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तरीके से ये भी प्रमाणित हो रहा है कि ये जो भेजा जा रहा है कि इनके ही ये प्रमाणित कर रहे हैं सचिव जी कि हाँ भाई साइन हुआ है, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। ये भी चीजें लोगों तक, जहां तक जो इनके पास ये प्रतिलिपि पहुंच रही है उसको ये सीरियस लें और इस पर कार्रवाई करें, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िया से आपको प्रारूप तैयार करना है और लिखना है। अब 2019 के बाद देखें तो 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसको जरा देख लेते हैं। 2023 का, 2023 में जो पूछा गया है वो ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए। आदेश शब्द आने के बाद ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर कार्यालय भी लिखा हो, ठीक है। एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया जाता है। 2 माह की प्रतिनियुक्ति की मतलब कोई 2 माह के लिए किया जा रहा है, इसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। तनाव न लीजिए, 2 माह के लिए आप जाइए, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे लिखना है, 1 मिनट, कहाँ गया यार, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से मतलब शिक्षा विभाग, विभाग शिक्षा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पत्रांक संख्या जैसे मैंने बोला, आप वही पत्रांक संख्या कुछ भी डालिए। उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, लखनऊ, दिनांक, जैसे दिनांक मैंने ऊपर सब कुछ बताया वैसे करते आना है। कार्यालय आदेश, अब आगे एतत् द्वारा, ध्यान रखिएगा कार्यालय आदेश में आप एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर को दिनांक 1 जनवरी 2025 से उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, गैप का मतलब कुछ बाय मिस्टेक प्रिंटिंग की वजह से हुआ है। जहां श्री राम सिंह अपने ज्ञान को साझा करने के साथ साथ कुछ नए अनुभव भी सीखेंगे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर के हित में भी होगा। इसके बाद मैंने पैरा चेंज किया और एतत् के सीधे ही यहाँ पे दूसरा नंबर डाला और लिखा श्री राम सिंह का पद व वेतन पूर्ववत रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हस्ताक्षर आबासा जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ही लिखना था, जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे प्रमाणित कर दिया ऊपर के आदेश को। इसके बाद ये प्रतिलिपि पत्रांक संख्या आप डालेंगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
श्रीराम सिंह व्याख्याता गणित, प्रचार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानागर, प्रचार उच्च माध्यमिक विद्यालय खानागर, इन सबको ये प्रतिलिपि जाएगी, जानकारी में होना चाहिए और नीचे फिर जिला शिक्षा अधिकारी अपने साइन करके इसको प्रमाणित कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब अधिसूचना शुरू करूंगा मैं पढ़ाना। ये कार्यालय आदेश हुआ, थोड़ा सा पत्र लेखन है, बोरियत मतलब होता होगा, मुझे समझ सकता हूँ कि आप लोग बोर भी होते होंगे कि पत्र लेखन अरे क्या हो बाऊ, ये सिलेबस में आ गया है। खैर बहुत काम आता है ये भी। आप एक उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में कमान संभालने जा रहे हैं जहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपको वहाँ पर कभी कभी जो पत्र लिखने होते हैं हिंदी में लिखने पड़ जाते हैं, तो और पता भी होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। जिस प्रशासन का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके से इस सब चीज़ को अच्छे से आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत से लगन से इसको पढ़िए, अच्छे नंबर आपके यहाँ आएंगे, आपकी मेरिट अच्छी होगी और अच्छी रैंकिंग के साथ आप अंततः एक अच्छी रैंकिंग के साथ अधिकारी बन पाएंगे। ठीक है, तो कार्यालय आदेश हो गया, अभी 4 बच रहे हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र और अधिसूचना। इन चारों को भी नेक्स्ट लेक्चर में मुझे लग रहा है या 3 लेक्चर में ये पत्र लेखन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे वही जो 30-30 नंबर वाले गद्य वाले के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चलेंगे। इस तरीके से मैं फटाफट आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। मुझे लगता है कि 20 लेक्चर से ज़्यादा इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करवाने में नहीं लगेंगे। ठीक है, 30 मिनट का ये लेक्चर बना हुआ है और थोड़ा आप लोग अनुमति देंगे तो 1-1 घंटे के वीडियो लेक्चर बन जाएंगे, तो बहुत